हेलो फ्रेंड्स, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट का क्वेश्चन नंबर 3। मध्यस्थम एवं समझौते में अंतर बताइए। जो मध्यस्थम होता है आर्बिट्रेशन और जो कंसिलिएशन होता है, इन दोनों में अंतर बताइए। आधुनिक समय में न्यायालयों में मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके कारण विवादों के समाधान में अत्यधिक समय और धन व्यर्थ होता है। इसी समस्या के समाधान के लिए वैकल्पिक विवाद निपटान प्रणाली का विकास हुआ। वैकल्पिक विवाद निपटान प्रणाली की प्रमुख विधियों में मध्यस्थता तथा समझौता या सुलह का विशेष महत्व है। दोनों प्रक्रियाओं का उद्देश्य विवादों का शांतिपूर्ण एवं त्वरित यानी कि शीघ्र समाधान करना है, किंतु दोनों की प्रकृति, प्रक्रिया तथा परिणाम में बहुत महत्वपूर्ण अंतर पाया जाता है। भारत में इन दोनों व्यवस्थाओं का समाधान मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 में किया गया है। ये जो एक्ट है, इन विवादों का निपटारा इस एक्ट के तहत किया जाता है। ठीक है। मध्यस्थता का अर्थ। मध्यस्थता वह प्रक्रिया है जिसमें विवादित पक्ष आपसी सहमति से अपने विवाद को किसी निष्पक्ष व्यक्ति अर्थात मध्यस्थ के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। मध्यस्थ दोनों पक्षों को सुनकर साक्ष्यों एवं तथ्यों के आधार पर निर्णय देता है। यह निर्णय मध्यस्थता निर्णय आर्बिट्रेशन जजमेंट कहलाता है तथा पक्षकारों पर बाध्यकारी होता है। जो भी दो पक्ष होते हैं उन पर यह बाध्यकारी होता है। मध्यस्थ की प्रक्रिया न्यायालय की प्रक्रिया से मिलती जुलती है। अब जिस तरह से कोर्ट में कार्य होते हैं उसी तरह से यहाँ होते हैं, लेकिन यहाँ शीघ्र निपटारा हो जाता है, कम पैसों में कम टाइम में निपटारा हो जाता है। जैसे कोर्ट होती है, कोई सेशन कोर्ट ले लो, सेशन कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इस तरह से एक आर्बिट्रेशन होता है। ठीक है। सेशन कोर्ट में तो बहुत सारे वो चलते हैं एक्ट जिनके तहत वो रेगुलेट होता है, लेकिन ये वाला जो मध्यस्थता है, ये एक्ट जो है वो रेगुलेट होता है मध्यस्थता सुलह अधिनियम 1996 द्वारा। ठीक है। इसमें कोर्ट में बहुत सारे लोग होते हैं। कोर्ट में भी एक मीडिएशन सेंटर होता है जहां पर केसेस जाते हैं मीडिएशन के लिए कि दोनों पक्षों में आप समझौता कराइए। और इसी तरह से जो हमारा ये मध्यस्थता है, यहाँ पर भी केस जाते हैं ताकि इनका जो विवाद होते हैं उनका निपटारा किया जा सके। मध्यस्थता द्वारा आर्बिट्रेटर, जिन्हें कहते हैं मध्यस्थ, उनकी नियुक्ति की जाती है कि आप इन दोनों पक्षों में समझौता कराइए। ठीक है। यह निर्णय मध्यस्थता निर्णय, जैसे कहते हैं कोर्ट का निर्णय, उसी तरह से मध्यस्थता निर्णय आर्बिट्रेशन जजमेंट कहलाता है तथा पक्षकारों पर बाध्यकारी होता है। जो पक्ष होते हैं उन पर बाध्यकारी है, उनको मानना पड़ेगा उसका निर्णय। मध्यस्थ की प्रक्रिया न्यायालय की प्रक्रिया से मिलती जुलती है। ठीक है। जैसे कोर्ट की प्रक्रिया होती है वैसे ही मध्यस्थ की प्रक्रिया होती है। फिर है समझौता का अर्थ। समझौता का अर्थ। कंसिलिएशन। समझौता वह प्रक्रिया है जिसमें विवादित पक्ष, जिन लोगों के बीच में विवाद होता है उन्हें कहते हैं विवादित पक्ष, किसी निष्पक्ष व्यक्ति अर्थात कंसिलिएटर, समझौताकार की सहायता से अपनी बातचीत एवं समझौते के माध्यम से विवाद का समाधान करने का प्रयास करते हैं। समझौताकार कंसिलिएटर स्वयं कोई निर्णय नहीं देता, बल्कि वह केवल पक्षकार को समझौते तक पहुंचाने में सहायता करता है। इसमें पक्षकारों की सहमति सबसे महत्वपूर्ण होती है। ठीक है। जो समझौता होता है उसका अर्थ है ये। ठीक है। मध्यस्थम और सुलह में अंतर बताइए। मध्यस्थम आर्बिट्रेशन और सुलह, सुलह समझौता कंसिलिएशन। यह अधिनियम के भाग 1 पार्ट 1 के तहत शासित होता है। जो मध्यस्थता है ये अधिनियम के भाग 1 में बताया गया है। यह अधिनियम के भाग 3 पार्ट 3 के तहत शासित होता है। अगर आपको कोई शासित वर्ड याद ना रहे तो आप लिखना कि मध्यस्थता अधिनियम, जो मध्यस्थता सुलह अधिनियम 1996 है, उसके पार्ट 3 में समझौता सुलह को परिभाषित किया गया है। फिर मध्यस्थ एक न्यायाधीश की तरह काम करता है। जो एक मध्यस्थ व्यक्ति होता है वो एक न्यायाधीश की तरह कार्य करता है। वह दोनों पक्षों को सुनकर अपना फैसला सुनाता है। और सुलहकर्ता एक सहायक की तरह काम करता है। वह दोनों पक्ष को खुद समझौते पर पहुंचने में मदद करता है। वो दोनों के सामने बैठता है, उन दोनों की मन की बातों को पूछता है और वो उनकी मदद करता है कि वो किसी समझौते पर, किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। विवाद का अंतिम समाधान मध्यस्थ द्वारा
निकाला और थोपा जाता है। जो भी मध्यस्थ कहेगी वो उनको मानना पड़ेगा। फिर है विवाद का समाधान। पक्षकार स्वयं अपनी बातचीत से निकालते हैं। जो वो दोनों बातचीत करते हैं उन्हीं की बातों से उसका हल निकल जाता है। सुलहकर्ता बस रास्ता दिखाता है। जो सुलहकर्ता होता है, कॉन्सिलिएटर होता है, वो सिर्फ एक रास्ता दिखाता है कि आप इस तरह से समझौता कर सकते हो। जैसे एक व्यक्ति कहता है कि आप मुझे 2 लाख रुपए दे दो, इस समझौते को हम खत्म कर देंगे। वो कहता है मैं 1.5 लाख दूंगा। फिर इसको सोचने का टाइम दिया जाता है कि ये 1.5 लाख में मान जाएगा या नहीं। अगर इसको 1.5 लाख में फायदा होता है तो ये मान जाएगा, नहीं होता है तो नहीं मानेगा। फिर बात अटकी रहेगी वहीं, है ना। फिर है इसके बाद मध्यस्थ के निर्णय को पंचाट कहते हैं, जो पक्षों पर अनिवार्य रूप से बाध्यकारी होता है। जो मध्यस्थ व्यक्ति होते हैं उनके निर्णय को पंचाट कहते हैं और दोनों पक्षों पर वो बाध्यकारी होता है, उनको मानना पड़ता है। सुलह के परिणाम को सहमति समझौता सेटलमेंट एग्रीमेंट कहते हैं, जो दोनों पक्षों की इच्छा पर निर्भर करता है। जो उनके बीच में सुलह समझौता होगा वो दोनों ही पक्षों की इच्छा पर निर्भर करेगा। और जो कोर्ट निर्णय देगी, जो मध्यस्थता निर्णय देगी, वो उनको मानना पड़ेगा। ठीक है। जैसे हमारी जो कोर्ट होती है ना, वहां पर भी कुछ केस मीडिएशन सेंटर में जाते हैं। मीडिएशन सेंटर वालों का काम सिर्फ इतना होता है कि दोनों लोगों की बातों को सुनना, उन्हें एक सलाह देनी। अगर वो मानते हैं तो ठीक है, वरना तो उनकी जो भी बातें हैं उसकी एक रिपोर्ट तैयार करके कोर्ट में पेश कर देते हैं। फिर कोर्ट उस पर अपना निर्णय देती है। इसी तरह से यहाँ होता है कि जो एक सुलह करता होता है वो उन दोनों की बातों को सुनता है, समझौता कराता है और उसकी उन दोनों की इच्छा से जो समझौता होता है उसकी एक रिपोर्ट तैयार करता है और यहाँ भेज देता है। ठीक है। और जो ये निर्णय देता है, जैसे कोर्ट निर्णय देता है, जो ये निर्णय देता है वो इन दोनों को पक्षकारों को मानना होता है। ठीक है। इसके लिए पक्षकारों के बीच पहले एक लिखित मध्यस्थ करार होना जरूरी है। आप कोर्ट में जब जाओगे, जब आपके बीच में कोई लीगल डिस्प्यूट हुआ हो, लीगल संबंध आपका ब्रेक हुआ हो। ठीक है। इसके लिए पहले से किसी समझौते की जरूरत नहीं होती। विवाद होने पर कोई भी पक्ष सुलह का प्रस्ताव दे सकता है। यह एक न्यायिक कल्प क्वासी जुडिशियल और औपचारिक प्रक्रिया है जिसमें साक्ष्य और दलीलें शामिल होती हैं। अब जो एग्रीमेंट होगा वो हमारा एक साक्ष्य है और इसी के ऊपर दलील दी जाती है। यह पूरी तरह से एक औपचारिक, इनफॉर्मल, लचीला और दोस्ताना बातचीत की प्रक्रिया है। इसमें सिर्फ बातचीत कराई जाती है। मध्यस्थ गवाहों को बुला सकता है और शपथ पर साक्ष्य ले सकता है। जो जैसे कोर्ट बुला लेती है ऐसे ही मध्यस्थ बुला सकता है उन व्यक्तियों को। सुलहकर्ता के पास गवाहों को बुलाने या शपथ दिलाने की कोई कानूनी शक्ति नहीं होती। वो उनसे कोई उनसे गवाहों को नहीं बुला सकती, उनसे शपथ पर कुछ नहीं ले सकती। ठीक है। ये एक जज की तरह होता है और ये एक मीडिएटर की तरह होता है। यह गोपनीय होता है, लेकिन कुछ कानूनी परिस्थितियों में इसके रिकॉर्ड अदालत में जा सकते हैं। इसमें गोपनीयता का स्तर बहुत ऊंचा होता है। सुलह के दौरान कही गई बातें अदालत में सबूत नहीं बन सकती। जो भी आपने सुलह में बातें कही थी वो अदालत में सबूत नहीं बन सकती, लेकिन यहाँ पर जो चीजें होती हैं उनको रिकॉर्ड में रखा जा सकता है, जैसे कोर्ट में रखा जाता है। फिर है निर्णय लेने की शक्ति, डिसीजन मेकिंग पावर। मध्यस्थ, इसमें विवाद का नियंत्रण मध्यस्थ के हाथ में चला जाता है। मध्यस्थ दोनों पक्षों के दावों को देखने के बाद, जैसे एक जज होता है वो दोनों व्यक्तियों की दावों को, दोनों व्यक्तियों के सबूतों को देखने के बाद अपना निर्णय देता है। उसी तरह से मध्यस्थ जो होता है वो दोनों व्यक्तियों के दावों को देखने के बाद एक तीसरे निष्पक्ष व्यक्ति के रूप में, वो एक अब तीसरा व्यक्ति हो गया, के रूप में अपना अंतिम निर्णय देता है, जिसे दोनों पक्षों को मानना होता है। अब जो भी मध्यस्थ निर्णय देगा उसको वो मानना होगा। जैसे एक जज निर्णय देता है और दोनों पार्टी को मानना होता है, उसी तरह से इनको भी ये मानना होगा। सुलह, इसमें अंतिम निर्णय पक्षकारों के हाथ में होता है। सुलहकर्ता केवल दोनों पक्षों के बीच की कड़वाहट को दूर करता है और उनके सामने समझौते के विकल्प रखता है। यदि पक्षकार सहमत न हो तो सुलहकर्ता जबरन कोई निर्णय नहीं थोप सकता। ठीक है। अगर पक्षकार नहीं मानते हैं,
जो भी वो सुलह करना चाहते हैं वो सुलह नहीं होता है, तो वो उन पर जबरदस्ती कुछ नहीं थोप सकता। उनकी मर्जी है, जैसा वो कहेंगे वैसी ही रिपोर्ट तैयार करके कोर्ट में भेज दी जाएगी। ठीक है, यानी कि मध्यस्थ के पास। फिर है इसके बाद लागू प्रावधानों में अंतर। जो प्रावधान लागू होते हैं उनमें अंतर। मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के अंतर्गत मध्यस्थता का प्रावधान मुख्य रूप से पार्ट 1 में किया गया है, जबकि सुलह से संबंधित प्रावधान पार्ट 3 में भाग 3 में दिए गए हैं। ठीक है, फिर है इसमें केस हरीश दयाराम ठाकुर बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2000 का एक केस है, सन 2000। यह विवाद दो भाइयों हरीश और पीतांबर के बीच मुंबई के एक फ्लैट के स्वामित्व ओनरशिप को लेकर था। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने इस विवाद को सुलझाने के लिए एक सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायर न्यायाधीश को सुलहकर्ता कंसिलिएटर नियुक्त किया था। सुलहकर्ता ने पक्षों की आपसी सहमति या हस्ताक्षर के बिना ही सीधे अपनी एक तरफा रिपोर्ट अदालत को सौंप दी। उच्च न्यायालय ने इस रिपोर्ट को दोनों पक्षों पर अंतिम रूप से बाध्यकारी मान लिया, जिससे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। जो हाई कोर्ट था उन्होंने उस रिपोर्ट को सच मान लिया और दोनों पे उसको बाध्य कर दिया कि उन्हें ये मानना पड़ेगा। और फिर उन्होंने अपील की। जो ये दोनों भाई हैं इन दोनों के बीच के जो डिस्प्यूट था वो गया सुप्रीम कोर्ट में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि बॉम्बे उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत मध्यस्थ और सुलह के बुनियादी अंतर को समझने में विफल रहा। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि सुलहकर्ता या मध्यस्थ के पास कोई अंतर्निहित न्यायिक शक्ति नहीं होती। वह पक्षकार पर कोई जबरन निर्णय नहीं थोप सकता। यदि कानून में किसी कार्य को करने की कोई विशिष्ट प्रक्रिया तय है तो उसका कड़ाई से पालन यानी कि कड़ी तरीके से कठिन तरीके से पालन होना चाहिए। ठीक है, फिर है इसका निष्कर्ष। मध्यस्थता तथा समझौता दोनों विवाद समाधान की प्रक्रिया वैकल्पिक विधियां हैं, किंतु दोनों की प्रक्रिया एवं परिणाम में मूलभूत अंतर है। मध्यस्थ में मध्यस्थ बाध्यकारी निर्णय देता है, जबकि सुलह में पक्षकार आपसी सहमति से विवाद का समाधान करते हैं। जहां अंतिम एवं वैधानिक निर्णय आवश्यक हो वहां मध्यस्थ अधिक उपयुक्त है, जबकि मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए यानी कि मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए सुलह अधिनियम उपयोगी माना जाता है। इस प्रकार दोनों प्रक्रियाएं आधुनिक विधिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन मध्यस्थ और सुलहकर्ता में अंतर। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सुलह निपटारा करार पर चर्चा कीजिए। कंसिलिएशन सेटलमेंट एग्रीमेंट, जो सुलह निपटारा करार है इसके बारे में बताइए। सुलह एक वैकल्पिक विवाद निपटान प्रक्रिया है जिसमें विवादित पक्ष एक निष्पक्ष सुलहकर्ता की सहायता से आपसी सहमति द्वारा विवाद का समाधान करते हैं। भारत में इसका प्रावधान मध्यस्थता इस सुलह अधिनियम 1996 के भाग 3 जो सुलह वाली बात है वो भाग 3 में कही गई है। जब सुलह प्रक्रिया के दौरान पक्षकार की समझौते पर पहुंच जाते हैं तो उस समझौते को सुलह निपटारा करार कंसिलिएशन सेटलमेंट एग्रीमेंट कहा जाता है। यह करार विवाद के शांतिपूर्ण, त्वरित यानी कि शीघ्र तथा कम खर्चीले समाधान का माध्यम है। ठीक है, जब दोनों पक्षकार किसी समझौते पर पहुंचते हैं तो इसे ही सुलह करार कहा जाता है और सुलह को परिभाषित किया गया है भाग 3 में, जो ये अधिनियम है इसके भाग 3 में। फिर है सुलह निपटारा करार का अर्थ। जो सुलह निपटारा करार है इसका क्या अर्थ है? सुलह प्रक्रिया में जब दोनों पक्ष आपसी सहमति से विवाद समाप्त करने के लिए लिखित रूप में समझौता करते हैं तो उसे सुलह निपटारा करार कहा जाता है। जब दोनों पक्ष
आपसी सहमति से विवाद को निपटारा करने के लिए लिखित समझौता करते हैं तो इसे कहा जाता है सुलह निपटारा करार। यह करार सुलहकर्ता की सहायता से तैयार किया जाता है तथा दोनों पक्षों के हस्ताक्षर के बाद वैधानिक रूप से बाध्यकारी बन जाता है। जब दोनों पक्ष, जैसे कोई एग्रीमेंट हुआ, उस पर दोनों पक्षों ने साइन कर दिए तो ये बाध्यकारी माना जाएगा। ठीक है। सुलह निपटारा करार से संबंधित वैधानिक प्रावधान। अब जो ये सुलह निपटारा करार है, इसमें वैधानिक प्रावधान क्या है? निपटारा समझौता, धारा 73, जो ये अधिनियम है इसकी धारा 73 के अनुसार यदि सुलहकर्ता को प्रतीत होता है कि समझौते की संभावना है तो वह पक्षकारों के लिए समझौते की शर्तें तैयार कर सकता है। यदि पक्ष सहमत हो तो लिखित समझौता तैयार किया जा सकता है। अगर दोनों पक्ष रेडी हैं किसी समझौते को करने के लिए तो उनके लिए एक एग्रीमेंट तैयार किया जा सकता है। उनकी जो शर्तें हैं वो उसमें लिखी जा सकती हैं। स्थिति और प्रभाव, स्टेटस एंड इफेक्ट, धारा 74 के अनुसार सुलह निपटारा करार का वही प्रभाव होता है जो किसी मध्यस्थ द्वारा किए गए पंचाट का होता है। जो किसी जज द्वारा एक जजमेंट दिया जाता है उसी तरह से जो एक एग्रीमेंट बनता है जिसे हम क्या कह रहे हैं, सुलह निपटारा करार, उसका प्रभाव भी उतना ही होगा जितना एक पंचाट का होता है, जितना एक निर्णय का होता है। इसलिए यह न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। ठीक है, ये वैलिड है, इसको न्यायालय से लागू कराया जा सकता है। सुलह निपटारा करार की मुख्य विशेषताएं। अब जो सुलह निपटारा करार है इसकी क्या मुख्य विशेषताएं हैं? लिखित रूप में होना। जो सुलह निपटारा करार होगा, जो एग्रीमेंट होगा, वो लिखित रूप में होना चाहिए। सुलह निपटारा करार लिखित रूप में होना आवश्यक है। मौखिक समझौते को वैधानिक मान्यता नहीं मिलती, वो लीगली रूप से वैलिड नहीं होगा। पक्षकारों की सहमति, यह पूर्णतः यानी कि पूरी तरह से पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति पर आधारित होता है। जब दोनों पक्ष अपनी स्वतंत्र सहमति देते हैं किसी एग्रीमेंट के लिए तो ही ये वैलिड होता है। किसी पक्षकार का दबाव, धोखा या बल प्रयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है। सुलहकर्ता की भूमिका, सुलहकर्ता पक्षों को समझौते तक पहुंचाने में सहायता करता है। जो सुलहकर्ता होता है वो उन दोनों को समझौते तक पहुंचाने में सहायता करता है, परंतु वह निर्णय थोपता नहीं है। वो दोनों की बातों को सुनता है, उनका एग्रीमेंट कराता है, वो उन पर अपने निर्णय नहीं थोपता। निर्णय कौन थोप सकता है? वो है मध्यस्थ। ठीक है, जैसे एक जज होता है वैसे ही एक मध्यस्थ होता है। फिर है गोपनीयता, सुलह प्रक्रिया तथा निपटारा करार गोपनीय, प्राइवेट रहते हैं। इससे व्यापारिक और व्यक्तिगत संबंध सुरक्षित रहते हैं। फिर है बाध्यकारी प्रभाव, एक बार हस्ताक्षर, एक बार साइन हो जाने पर यह करार दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होता है। अगर कोई एग्रीमेंट होता है, जब दोनों ही लोग उस पर साइन कर देते हैं तो वो बाध्यकारी होगा। ठीक है। न्यायालय के आदेश के समान प्रभाव, धारा 74 के अनुसार इसका प्रभाव न्यायालय द्वारा लागू किए जाने योग्य पंचाट के समान होगा। ठीक है, जो इसका प्रभाव होगा एग्रीमेंट का वो उतना ही होगा जितना कि न्यायालय, कोर्ट माध्यस्थ द्वारा पंचाट दिया जाता है, न्यायालय द्वारा निर्णय दिया जाता है। सुलह निपटारा करार की प्रक्रिया, अब इसकी क्या प्रक्रिया है? विवाद उत्पन्न होना, जब दो पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न होता है तो न्यायालय जाने के स्थान पर सुलह प्रक्रिया अपनाने का निर्णय लेते हैं। सुलहकर्ता की नियुक्ति, पक्षकार आपसी सहमति से एक या अधिक सुलहकर्ताओं की नियुक्ति कर सकते हैं। बातचीत और समझौता, सुलहकर्ता दोनों पक्षों से अलग अलग तथा संयुक्त रूप से चर्चा करता है और समझौते की संभावना तलाशता है। दोनों पक्षों से अलग अलग बात करेगा कि पहले एक पक्ष से बात करी, दूसरे को बाहर भेज दिया, और फिर दूसरे पक्ष से बात करी तो पहले को बाहर भेज दिया। जैसे एक मीडिएशन सेंटर होता है, एक रूम होता है, उसमें ही सारी बातचीत होती है। ठीक है, एक एक करके दोनों पक्षों से बात करेगा और वो कोशिश करेगा कि उसे समझौते की संभावना मिल जाए। समझौते का प्रारूप, यदि समाधान संभव हो तो सुलहकर्ता समझौते का प्रारूप तैयार करता है। फिर हस्ताक्षर, दोनों पक्ष समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं। इसके बाद यह वैधानिक रूप से प्रभावी हो जाता है, एक लीगली रूप से वो इफेक्टिव हो जाता है। इसके बाद है सुलह निपटारा करार के लाभ। जो सुलह निपटारा करार है इसके क्या लाभ होते हैं?
त्वरित न्याय यानी कि शीघ्र न्याय। सुलह प्रक्रिया न्यायालय की तुलना में कम समय लेती है। कम खर्चीली प्रक्रिया, इसमें न्यायालय मुकदमे की अपेक्षा कम खर्च आता है। संबंधों की रक्षा, व्यापारिक एवं पारिवारिक संबंध बने रहते हैं क्योंकि समाधान आपसी सहमति से होता है। फिर गोपनीयता, प्राइवेसी, विवाद सार्वजनिक नहीं होता जिससे प्रतिष्ठा सुरक्षित रहती है। लचीलापन, पक्ष अपनी सुविधा के अनुसार समाधान तय करते हैं। जो पक्ष होते हैं, दोनों पक्ष होते हैं, वो अपनी सुविधा के अनुसार ही समाधान को तय करते हैं। ठीक है। फिर है इसमें केस, सेलेम एडवोकेट बनाम बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ। इस ऐतिहासिक मामले में सेलेम, स्पेलिंग ठीक कर लेना, सेलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में वर्ष 1999 और 2002 में किए गए बड़े संशोधनों की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई कि इन संशोधनों का मुख्य उद्देश्य दीवानी मुकदमों में होने वाली अत्यधिक देरी को कम करना था। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संशोधन की संवैधानिक वैधता को पूरी तरह बरकरार रखा। कोर्ट ने माना कि ये संशोधन न्याय प्रक्रिया को तेज करने और अदालतों के बोझ कम करने के लिए आवश्यक है। इस निर्णय का सबसे महत्वपूर्ण पहलू सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड की धारा 89 की व्याख्या करना था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब विवाद में समझौते की संभावना दिखे तो न्यायालय के लिए मामले को वैकल्पिक विवाद निवारण एडीआर अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन तंत्र को सौंपना अनिवार्य है। जब न्यायालय को लगे कि मामला निपटाया जा सकता है तो इसे एडीआर को भेज देना चाहिए। ठीक है। फिर है इसका निष्कर्ष, सुलह निपटारा करार विवाद समाधान का एक प्रभावी, सरल तथा आधुनिक माध्यम है। यह पक्षकारों को आपसी सहमति से विवाद समाप्त करने का अवसर प्रदान करता है। वैकल्पिक विवाद निपटान प्रणाली मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 की धारा 73 और 74 इसे वैधानिक मान्यता प्रदान करती हैं। वर्तमान समय में व्यापारिक, पारिवारिक तथा औद्योगिक विवादों के समाधान में इसकी उपयोगिता लगातार बढ़ रही है। ठीक है। ये क्वेश्चन था हमारा सुलह निपटारा करार से संबंधित। इसी में एक क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक मध्यस्थ की नियुक्ति को किन किन आधारों पर चुनौती दी जा सकती है। जो एक मध्यस्थ की नियुक्ति होती है उन्हें किन किन आधारों पर चुनौती दी जा सकती है, इसके लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया क्या है। भारत में मध्यस्थ और सुलह अधिनियम 1996 के तहत किसी मध्यस्थ की नियुक्ति को चुनौती देने के संबंध में स्पष्ट प्रावधान दिए गए हैं। अधिनियम की धारा 12 चुनौती के आधारों को बताती है और धारा 13 इसके लिए अपनाई जाने वाली कानूनी प्रक्रिया का निर्धारण करती है। धारा 12 ये जो अधिनियम है मध्यस्थ और सुलह अधिनियम 1996, इसकी धारा 12 चुनौती के बारे में बताती है और धारा 13 किसके बारे में बताती है, इसकी प्रक्रिया के बारे में कि क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है उनको चुनौती देने के लिए। और एक मुझे धारा 11 याद आई है जिसमें न्यायालय द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति की जाती है। अधिनियम की धारा 11, अधिनियम की धारा 12 और 13 और 14 में मध्यस्थ की नियुक्ति को चुनौती देने के आधार प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। सेक्शन याद रखना, मध्यस्थ की नियुक्ति को चुनौती देने के आधार। अब जो मध्यस्थ होता है आर्बिट्रेटर होता है, इसकी जो नियुक्ति है, जो इसका अपॉइंटमेंट है, इसको चैलेंज करने के क्या आधार है, ग्राउंड्स क्या है। पहला पॉइंट, निष्पक्षता एवं स्वतंत्रता का अभाव, निष्पक्षता और स्वतंत्रता की कमी। धारा 12 सबधारा 1 के अनुसार मध्यस्थ को ऐसी परिस्थितियों का खुलासा करना आवश्यक है जो उसकी निष्पक्षता स्वतंत्रता पर संदेह उत्पन्न करे। यदि मध्यस्थ का किसी पक्षकार से आर्थिक संबंध, व्यवसायिक संबंध, पारिवारिक संबंध या व्यक्तिगत हित हो तो उसकी नियुक्ति को चुनौती दी जा सकती है। जिस व्यक्ति को हमने मध्यस्थ चुना है अगर वो दूसरी पार्टी के संबंध में है किसी भी तरह से तो उसको चुनौती दी जा सकती है, उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। फिर है आवश्यक योग्यता का अभाव, आवश्यक योग्यता की कमी, क्वालिफिकेशन। यदि पक्षकारों ने मध्यस्थता समझौता जो उनके बीच में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हुआ है उसमें किसी विशेष योग्यता का उल्लेख किया है
अगर उन्होंने कुछ विशेष योग्यता बताई है कि जिस व्यक्ति को हम नियुक्त करेंगे उसकी ये योग्यता होनी चाहिए, उसमें ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और नियुक्त व्यक्ति उस योग्यता को पूरा नहीं करता हो, तो उसकी नियुक्ति को चुनौती दी जा सकती है, उसकी नियुक्ति चुनौती योग्य होगी। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, धारा 12 सब धारा 5 के अंतर्गत अयोग्यता डिस्क्वालिफिकेशन। सन 2015 संशोधन के बाद धारा 12 सब धारा 5 जोड़ी गई, जिसके अनुसार 7वीं अनुसूची में वर्णित परिस्थितियों में व्यक्ति मध्यस्थ बनने के लिए जैसे पक्षकार का कर्मचारी, जो पक्षकार है उनका कर्मचारी, सलाहकार, उनका कोई पहले से सलाहकार है वो, उनका एजेंट, प्रत्यक्ष आर्थिक हित रखने वाला कोई व्यक्ति, वो अयोग्य होगा, वो मध्यस्थ नहीं बनेगा। ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति स्वयं खुद से ही अमान्य मानी जाएगी। ठीक है। फिर है पक्षपात। यदि यह सिद्ध हो जाए कि मध्यस्थ किसी एक पक्ष के पक्ष में झुकाव रखता है तो नियुक्ति को चुनौती दी जा सकती है। पक्षपात दो प्रकार का होता है, जो पक्षपात है वो दो प्रकार का होता है। पहला वास्तविक पक्षपात, दूसरा संभावित पक्षपात। ठीक है। फिर इसके बाद प्रक्रिया, प्रक्रिया का उल्लंघन, वायलेशन ऑफ प्रोसीजर। यदि मध्यस्थ व्यक्ति की नियुक्ति आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, मध्यस्थ समझौता या अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया के विपरीत की गई हो तो उसे चुनौती दी जा सकती है। जो प्रोसीजर एग्रीमेंट में बताया गया है उसके विपरीत उसकी नियुक्ति की गई है तो उसको चुनौती दी जा सकती है। फिर है मध्यस्थ की नियुक्ति को चुनौती देने की प्रक्रिया। अब इसकी प्रक्रिया क्या है, प्रोसीजर क्या है? धारा 13 आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996 की धारा 13 के अंतर्गत प्रक्रिया। चुनौती का आधार ज्ञात होना। जब किसी पक्ष को यह ज्ञात हो कि मध्यस्थ निष्पक्ष नहीं है, अयोग्य है, वह चुनौती दे सकता है। अगर किसी पक्ष को ऑलरेडी पता है कि वो अयोग्य है तो उसको चुनौती दी जा सकती है। फिर 15 दिनों के भीतर लिखित चुनौती। धारा 13 सब धारा 2 के अनुसार जिस दिन पक्षकार को चुनौती के आधार पर ज्ञात हो उस दिन से 15 दिन के भीतर लिखित रूप से चुनौती प्रस्तुत करनी होती है। फिर मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय। यदि मध्यस्थ स्वयं पद छोड़ने से इनकार करे और दूसरा पक्ष चुनौती स्वीकार न करे तो मध्यस्थ न्यायाधिकरण स्वयं इस चुनौती पर निर्णय देता है। इसके बाद चुनौती अस्वीकार होने पर कार्यवाही जारी। यदि चुनौती अस्वीकार हो जाती है तो मध्यस्थता की कार्यवाही जारी रहती है और मध्यस्थ पंचाट दे सकता है। फिर है पंचाट के बाद न्यायालय में आवेदन। जो पंचाट है यानी कि निर्णय है, उसके बाद न्यायालय कोर्ट में आवेदन। यदि पक्षकार चुनौती के निर्णय से संतुष्ट न हो, जो पक्षकारों ने चुनौती दी है उससे वह संतुष्ट न हो, तो वह धारा 34 के अंतर्गत अवार्ड को निरस्त कराने हेतु न्यायालय में आवेदन कर सकता है, वो कोर्ट में जा सकता है। ठीक है। फिर धारा 14 के अंतर्गत मध्यस्थ का पद समाप्त होना। जो मध्यस्थ व्यक्ति है, जो आर्बिट्रेटर है, उसका पद समाप्त होना। यदि मध्यस्थ कार्य करने में असमर्थ हो जाए, अनावश्यक विलंब करे, अनावश्यक देरी करे, काम ना करे, कानूनी रूप से अयोग्य हो, अगर वो लीगली रूप से अयोग्य हो तो उसका पद समाप्त किया जा सकता है। ठीक है। फिर एक केस है इसमें, टीआरएफ लिमिटेड बनाम एंग्रो इंजीनियरिंग प्रोस्पेक्टस लिमिटेड, टीआरएफ लिमिटेड वर्सेस एंग्रो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट लिमिटेड। ठीक है। इस मामले में दोनों पक्षों के बीच हुए मध्यस्थता समझौता आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट यह प्रावधान था कि कंपनी का प्रबंधक निर्देशक मध्यस्थ नियुक्त करेगा। जो कंपनी का निर्देशक है वो आर्बिट्रेटर को नियुक्त करेगा। बाद में विवाद उत्पन्न होने पर प्रबंध निर्देशक ने एक व्यक्ति को मध्यस्थ नियुक्त किया। दूसरी ओर यह तर्क दिया गया कि 2015 के संशोधन के बाद धारा 12 सब धारा 5 के अनुसार प्रबंध निर्देशक स्वयं मध्यस्थ बनने के लिए अयोग्य है, इसलिए वह किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति भी नहीं कर सकता। अगर वो खुद ही अयोग्य है तो वो किसी और की नियुक्ति भी नहीं कर सकता। न्यायालय का निर्णय।
जजमेंट ऑफ द कोर्ट। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि जो व्यक्ति स्वयं के अनुसार मध्यस्थ बनने के लिए अयोग्य है वह किसी अन्य व्यक्ति को भी मध्यस्थ नियुक्त नहीं कर सकता। न्यायालय ने कहा कि निष्पक्षता और स्वतंत्रता आर्बिट्रेशन की मूल आत्मा है, इसलिए प्रबंध निर्देशक द्वारा दी गई नियुक्ति अवैध मानी जाएगी। यह निर्णय आर्बिट्रेशन मध्यस्थ प्रक्रिया में निष्पक्ष एवं स्वतंत्र मध्यस्थ की आवश्यकता को मजबूत करता है। ठीक है, ये था ये केस किससे रिलेटेड कि अगर कोई कंपनी का निर्देशक खुद अयोग्य है, खुद वो मध्यस्थ नहीं बन सकता, तो वो किसी और को भी नियुक्त नहीं कर सकता। फिर है इसका निष्कर्ष। मध्यस्थ की निष्पक्षता एवं स्वतंत्रता मध्यस्थ प्रक्रिया की आत्मा है। मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम की धारा 12, 13 और 14 इस बात को सुनिश्चित करती हैं कि केवल योग्य एवं निष्पक्ष व्यक्ति ही मध्यस्थ बने। जो योग्य है एक आर्बिट्रेटर बनने का, जो निष्पक्ष है, दोनों पक्षों से उसका कोई मतलब नहीं है, वो ही आर्बिट्रेटर बन सकता है। यदि नियुक्ति में पक्षपात, अयोग्यता या प्रक्रिया का उल्लंघन हो तो पक्षकार उसकी नियुक्ति को चुनौती दे सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के निर्णयों ने भी यह स्पष्ट किया कि मध्यस्थता की सफलता निष्पक्ष मध्यस्थ पर निर्भर करती है। वो किसी के पक्ष में नहीं होना चाहिए, वो अयोग्य नहीं होना चाहिए। ठीक है।